हमारी आज की स्टोरी एक ऐसी कैनिबल लेडी के बारे में है जिसके ऑब्सेशन ने उसे बनाया हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल कैनिबल किलर्स। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है कैथरीन नाइट से, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1955 को हुआ था। कैथरीन की मां का नाम बारबरा और वहीं उसके पिता का नाम केन नाइट था। कैथरीन की मां के प्रीवियस शादी से उसके 4 बेटे थे और वहीं केन से शादी के बाद उसकी 2 ट्विन बेटियां हुई, जिसमें से एक थी कैथरीन। कैथरीन के बचपन की अगर बात की जाए तो उसके पिता एक स्लॉटर हाउस में काम करते थे और वहीं वो एक अल्कोहलिक थे, जिसके बाद वो उसकी मां पे काफी डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स की माने तो कैथरीन को उसके भाइयों ने खुद सेक्सुअली असॉल्ट किया था 11 साल की उम्र तक। कैथरीन के अगर स्कूलमेट्स और फेलो क्लासमेट्स की बात की जाए तो वो एक बुली थी। दूसरे बच्चों को परेशान करना, उन्हें तंग करना, ये उसकी हैबिट थी। हालांकि सिर्फ 15 साल की उम्र में कैथरीन स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई थी और उसने अपनी पहली जॉब शुरू की एक क्लोथिंग फैक्ट्री में। सिर्फ 1 साल काम करने के बाद ही उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, जो कि थी एक लोकल स्लॉटर हाउस में काम करना। काफी जल्दी वहां पे स्किल सीखने के बाद वो प्रमोट होती गई। इनफैक्ट वो वहां इतना अच्छा काम करने लगी कि उसे अपने सेट ऑफ नाइफ दिए गए, जिससे कि वो बिल्कुल अपने बेड के ऊपर लगा कर सोती थी। 1973 में कैथरीन की मुलाकात होती है उसके पहले पति डेविड कैलेट से। कुछ टाइम बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। इनफैक्ट शादी की पहली रात ही कैथरीन अपने पति को स्ट्रैंगल करती है, क्योंकि वो इस चीज से बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि वो लोग सिर्फ 3 बार इंटीमेट हुए थे और वो 5 बार इंटीमेट होना चाहती थी। कैथरीन का कहना था कि उसकी मां ने उसे ये चीज बचपन से बताई थी कि उनकी वेडिंग नाइट पे वो लोग 5 बार इंटीमेट हुए थे। इनफैक्ट कई मौकों पे कैथरीन की मां ने डेविड को ये भी समझाया कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे वो तुमसे गुस्सा हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो तुम्हें सिर्फ एक सजा देगी, जो थी मौत। 1976 में उन दोनों की पहली बेटी होती है, जिसका नाम होता है मलिसा। कैथरीन और डेविड का रिश्ता हमेशा ही कई सारे लड़ाइयों से होकर गुजरा। इनफैक्ट इन्हीं लड़ाइयों से तंग आकर डेविड एक दिन अचानक घर छोड़कर चला जाता है। इस चीज से कैथरीन इतना बौखला जाती है कि वो अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पे जाके रख देती है। लकीली वहां पर एक वर्कर घूम रहा होता है और वो मलिसा की रोने की आवाज सुन लेता है और ट्रेन आने के चंद मिनटों से पहले वो मलिसा को बचा लेता है। इसी दौरान कुछ लोगों ने कैथरीन को हवा में एक कुल्हाड़ी घुमाते हुए देखा था, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उस दौरान कैथरीन को पोस्टनेटल डिप्रेशन का शिकार बताया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। कैथरीन की दूसरी बेटी होती है 1980 में, जिसका नाम रखते हैं वो लोग नताशा मैरी। 1984 में कैथरीन डेविड को छोड़ देती है। 1986 में कैथरीन की मुलाकात उसके सेकंड हस्बैंड से होती है, जिसका नाम होता है डेविड सॉन्डर्स। इसकी उम्र 38 इयर्स होती है और ये एक लोकल माइनर था। 1987 में कैथरीन और डेविड सॉन्डर्स साथ में मिलकर एक पपी खरीदते हैं। हालांकि इनके रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं रहे। कैथरीन इतना साइको हो चुकी थी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर और अपना ऑब्सेशन दिखाने के लिए एक दिन वो उसी पपी को डेविड के सामने ही उसका गला काट के मार देती है और डेविड को वो एक फ्राइंग पैन से तब तक मारती है जब तक डेविड अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। इसके बावजूद डेविड और कैथरीन साथ ही रह रहे होते हैं। इनफैक्ट 1988 में डेविड सॉन्डर्स के साथ उसकी
बेटी होती है जिसका नाम रखते हैं वो लोग सारा। इसी दौरान वो दोनों साथ मिलकर एक नया घर खरीदते हैं जिसको कैथरीन ने बहुत ही वियर्डली डेकोरेट किया था। उसके पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ डेड एनिमल्स, स्कल्स, नाइफ्स और हॉर्न्स थे। इनके इन्हीं झगड़ों के दौरान एक दिन कैथरीन डेविड को एक आयरन से उसके सर पे मारती है और वहीं सीजर्स से उसे कई बार स्टैब कर देती है। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद जाकर वो डेविड के ही अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ले आती है, ये कहते हुए कि डेविड ही उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करता था और वो साइको आदमी डेविड था जो उसे और उसकी बेटियों को परेशान करता था। इसके बाद डेविड और उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। कुछ टाइम बाद 1990 में कैथरीन की मुलाकात होती है उसके तीसरे हस्बैंड जिसका नाम था जॉन चिलिंगवर्थ। इसके साथ कैथरीन के रिश्ते काफी हद तक उसके पहले शादियों से ठीक ठाक ही रहे थे। जॉन के साथ कैथरीन का एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं वो लोग एरिक। हालांकि कुछ टाइम बाद वो जॉन को छोड़ देती है क्योंकि वो जॉन प्राइस नाम के एक आदमी के साथ उसे चीट कर रही थी। जॉन प्राइस की अगर बात की जाए तो उसके पहले से ही 3 बच्चे थे जिसमें से 2 बच्चे उसके साथ ही रहते थे। साथ में शिफ्ट होने के बावजूद जॉन प्राइस ने अपना अपार्टमेंट कभी नहीं छोड़ा। इस चीज से कैथरीन हमेशा परेशान रहती थी और इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसे लगता था कि जॉन प्राइस उस पे चीट कर रहा है और सिर्फ इसी वजह से वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। इनफैक्ट जॉन कभी भी कैथरीन से शादी नहीं करना चाहता था, वो उसे कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, जिस चीज से कैथरीन बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। धीरे धीरे कैथरीन का ऑब्सेशन जॉन के लिए बढ़ने लग जाता है। इनफैक्ट वो एक दिन उसके ऑफिस में कॉल करके सिर्फ और सिर्फ उसे डिफेम करने के लिए ये कह देती है कि जॉन वहां से चीजें चुराकर घर लाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ये सुनते ही जॉन को ऑफिस से फायर कर दिया जाता है, उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। फरवरी 2000 में जॉन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आता है। हालांकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स की कभी उनके लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रही क्योंकि वो दोनों फिर भी एक दूसरे से मिलते थे। इनफैक्ट कई सारे मौकों पे जॉन ने अपने नेबर्स और कोवर्कर्स को बताया था कि अगर किसी दिन मैं दिखाई ना दूं या मैं अपने काम पे ना आऊं तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन कैथरीन ही होगी। इन्हीं सब सिलसिले के दौरान जॉन एक दिन अपने नेबर्स के साथ ड्रिंक्स के लिए जाता है। वो वहां पे कुछ टाइम एंजॉय करने के बाद रात के 11 बजते बजते अपने घर वापस आ जाता है। हालांकि कैथरीन के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स थे, बट फिर भी उसके पास जॉन के अपार्टमेंट की एक चाबी हमेशा रहती थी। उसी चाबी को यूज करते हुए कैथरीन जॉन के अपार्टमेंट में घुस जाती है, अपने लिए खाना बनाती है, फ्रेश होती है, शावर लेती है और रेडी हो जाती है। जब जॉन वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे घर पे नहीं है। जब वो कैथरीन से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसके बच्चों को उसने एक स्लीप ओवर के लिए बेबी सिटर के पास छोड़ दिया है। इसके बाद कैथरीन और जॉन के इंटीमेट रिलेशंस बनते हैं। जैसे ही थकने के बाद जॉन की आंख लगती है, उसे नींद आती है, वैसे ही वो फील करता है कुछ शार्प। कैथरीन उसे लगातार स्टैब किए जा रही थी। इस चीज से बौखला के जब जॉन उठ के भागता है नीचे, कैथरीन उसका पीछा करती है। इनफैक्ट उसे कई बार उसके बैक में वो लगातार स्टैब करती रहती है। कैसे भी करके जॉन अपने फ्रंट डोर तक पहुंचता है, लेकिन कैथरीन जो उस पर लगातार वार किए जा रही थी वो उसे दोबारा अंदर खींच लेती है। जॉन को मारने के बाद लगभग 60 मिनट्स का ड्राइव लेकर वो एटीएम पहुंचती है, जहां पर जॉन का ही कार्ड यूज करके वो लगभग $1000 का विड्रॉल करती है। वो वापस आती है और कुछ पिल्स लेकर सो जाती है। अगले दिन जॉन अपने जॉब पर नहीं पहुंचता है। इनफैक्ट उसके नेबर्स उसकी गाड़ी उसके गराज में पार्क देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि ये जॉन की आदत नहीं थी। उसके कोवर्कर्स उसके घर पे पुलिस को भेजते हैं, जो कि एक वेलफेयर चेकअप का रूटीन होता है। जब पुलिस उसके फ्रंट पोर्च पे पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पे कुछ ब्लड स्टेन्स हैं। इनफैक्ट एक विंडो के थ्रू जब वो उसके घर के अंदर देखते हैं तो उन्हें एक कर्टन दिखता है। उसके बैक डोर को यूज करते हुए जब पुलिस उसके घर में पहुंचती है तो वहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्लड फैला हुआ था। अपना रास्ता बनाते हुए पुलिस जब उसके रूम में अंदर घुसती है तो उन्हें एक कर्टन दिखता है, जिसे एक पुलिस ऑफिसर अपने राइट आर्म को यूज करते हुए साइड कर देते हैं। जब वो उसे साइड करते हैं तो उसे अपने हाथों पे कुछ ठंडा फील होता है। जब वो अपना हाथ देखते हैं तो उनके पूरे हाथ पे ब्लड था। उन्हें ये लगता है कि शायद पीछे के दरवाजे से अंदर आने के दौरान उन्हें कहीं चोट लग गई है। अपना रास्ता बनाते हुए जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें किचन में अवन में कुछ कुक होता हुआ दिखता है। वो और कुछ नहीं, जॉन के बैक का कुछ पोर्शन था जिसे कैथरीन कुक कर रही थी। अगर एक हॉरिफिक सीन की बात की जाए तो उसने जॉन के दोनों पैरों को काट कर चेयर पे ऐसे प्लेस कर दिया था जैसे वो उसकी डेथ का एक मजाक उड़ाना चाहती हो। वहीं स्टोव पे एक पॉट में जॉन का सर रखा था जो कि कई घंटों से पक रहा था। इनफैक्ट उसने पूरा डाइनिंग टेबल सजाया हुआ था सिर्फ और सिर्फ जॉन के मीट से, वो भी उसी के 2 बच्चों के लिए। और उनकी प्लेट्स के आसपास उनके नाम के साथ एक हैंड रिटन नोट भी रखा हुआ था। इन सब चीजों से पुलिस उभर ही रही होती है कि उनकी नजर अचानक से उस कर्टन पे पड़ती है जिसे साइड करके वो अंदर आए थे। वो कोई कर्टन नहीं बल्कि जॉन के बॉडी का पूरा स्किन था, जिसे उसके कान से लेकर के उसके पैरों तक इतना प्रिसीजन के साथ निकाला गया था। कैथरीन को ढूंढते हुए जब पुलिस उनके बेडरूम में जाती है तो वहां उन्हें कैथरीन अनकॉन्शियस मिलती है और उनके बेड साइड टेबल पे उन्हें काफी सारी दवाइयों के डब्बे मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैथरीन ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया था। कैथरीन की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है और उससे जब पूछताछ होती है तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। कैथरीन का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने अभी तक क्या क्या किया है। इनफैक्ट वो अपने आप को पूरी तरीके से पागल दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे सजा ना मिले। हालांकि जब उसका साइकियाट्रिक टेस्ट किया गया तो 3 डॉक्टर्स ने बताया कि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी उसे ट्रायल में खड़ा किया जाए और वो इंसेन नहीं है। नवंबर 8, 2001 में कैथरीन को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया की पहली औरत थी जिसे लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 2006 में अपनी सजा के लगभग 5 साल बाद वो कोर्ट में ये अपील डालती है कि उसने जो क्राइम किया है उसके लिए ये सजा बहुत ज्यादा बड़ी है और इसे रिड्यूस किया जाए। हालांकि कोर्ट इस चीज को बिल्कुल ही डिक्लाइन कर देती है। इतने हॉरिफिक क्राइम की रिस्पॉन्सिबल कैथरीन सिर्फ और सिर्फ खुद थी। फिर भी अगर हम इस चीज के कंक्लूजन पे जाएं तो कहीं ना कहीं बैड पेरेंटिंग और सेक्सुअल अब्यूज इस चीज का बहुत बड़ा रीजन है। हमेशा इस चीज को इंश्योर करें कि हमारे बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े हों। डोंट फॉरगेट to like, share and comment on our video.